हमने आपको बताया कि भारत में हूण राज्य की स्थापना के पश्चात तोरमाण द्वारा शासन किया जाता है और तोरमाण की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी मिहिर कुल द्वारा हूणों का शासन होता है या हूण राजा मिहिर कुल तोरमाण का वैध उत्तराधिकारी होता है। तोरमाण का जो ये उत्तराधिकारी पुत्र होता है, इसके इतिहास के अध्ययन से पता चलता है कि मिहिर कुल अत्यंत क्रूर और अत्याचारी हूण शासक रहा है। इसके शासन का 15वां वर्ष का एक अभिलेख ग्वालियर में मिलता है। ग्वालियर में जो इसका अभिलेख मिला है वो इसके शासन के 15 वर्ष के पश्चात का है, अर्थात 15वें वर्ष का अभिलेख पाया गया है। इसके शासन के विषय में चीनी यात्री शुंग युंग और हुएशांग तथा यूनानी लेखक कशमश के विवरणों से सूचना मिलती है। शुंग युंग के द्वारा बताया गया है कि इसकी राजधानी गांधार रही है। इसके शासन की जो राजधानी थी ये गांधार रही है और मिहिर कुल जो है वो बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा विरोधी रहा है। इसके आगमन के समय जब इसने शासन किया था उस समय ये जब चीनी यात्री इसके शासन काल में आया था, जो शुंग युंग, उसने बताया है कि जब वो आया था तो उसके आगमन का शासन काल 520 ईस्वी का रहा है। 520 ईस्वी के समय शुंग युंग भारत आया था और उसने बताया है कि जब वो इसके शासन काल में आया था उस समय मिहिर कुल कश्मीर के युद्ध में फंसा था, अर्थात वो कश्मीर का युद्ध लड़ रहा था। शुंग युंग के आक्रमण के आने के समय वो कश्मीर के युद्ध में लगा था और उसने उसी समय के उसके इतिहास का वर्णन किया है। हुएशांग ने भी ये बताया है कि उसकी राजधानी शाकल रही है और उसने मिहिर कुल को भारत के एक बड़े भूभाग का स्वामी बताया है। उसने ये भी बताया है कि पड़ोसी राज्यों के विजय के पश्चात वो पंच भारत का स्वामी बन गया था। मगध के शासक बालादित्य ने उसके अत्याचारों के बारे में जब सुना था तो उसने अपने राज्य की निगरानी करनी प्रारंभ कर दिया था और उसको कर देना बंद कर दिया था। बालादित्य द्वारा, हमने आपको पहले बताया है कि बालादित्य तोरमाण के समय हूणों की अधीनता को स्वीकार करता था, लेकिन मिहिरकुल के अत्याचार से पीड़ित होकर के उसने उसको कर देना बंद कर दिया और मिहिरकुल ने इस बात से क्षुब्ध होकर के बालादित्य पर आक्रमण किया था। लेकिन इस युद्ध में मिहिरकुल परास्त होता है बालादित्य से और बंदी बना लिया जाता है। गुप्तों के इतिहास में हमने आपको बताया था कि बालादित्य ने अपनी माता के कहने पर इसे मुक्त कर दिया था, अर्थात ये बालादित्य से पराजित होता है और बालादित्य से पराजित होने के पश्चात बंदी बनाए जाने पर उसकी माता के द्वारा अभय दान दिए जाने पर यह मुक्त किया जाता है। वहां से जब ये बालादित्य पर आक्रमण करता है उसी समय मिहिर कुल का भाई उसके राज्य पर अपना अधिकार कर लेता है। जब वो बालादित्य पर आक्रमण करने आता है तो उसके राज्य पर उसके भाई द्वारा अधिकार कर लिया जाता है और इधर बालादित्य से वो परास्त हो जाता है। इस प्रकार से मिहिर कुल कहीं का नहीं रहता है। भाग करके वो कश्मीर के राजा के पास जाता है और कश्मीर का राजा उसे शरण देता है। लेकिन मिहिर कुल को हमने आपको बताया अत्यंत ही क्रूर और अत्याचारी शासक रहा है। कश्मीर नरेश के द्वारा संरक्षण देने के पश्चात भी मिहिर कुल एक कृतघ्न व्यक्ति होता है और कश्मीर के शासक की हत्या करके वो पुनः अपने आप को वहां का राजा बना लेता है। गांधार के राजा ये जब रहता है, समझिए कि इसके द्वारा
कश्मीर की राजा की हत्या की जाती है और अपने को शासक बना लिया जाता है। इसके पश्चात ये गांधार के ऊपर आक्रमण करके वहां के भी राजा की हत्या कर देता है। मिहिरकुल बौद्धों का कितना बड़ा विरोधी रहा है ये इसी से पता चलता है कि इसके द्वारा 1600 स्तूपों और संघारामों का नष्ट किया जाता है या ध्वस्त कराया जाता है। लेकिन इसके 1 साल के पश्चात ही इसकी मृत्यु हो जाती है। इससे पता चलता है कि ये अपने शासन काल में बहुत ही अधार्मिक और अत्याचारी शासक रहा है। ह्वेनसांग ने अपने यात्रा संस्करण में जिस बालादित्य का वर्णन किया है, मैंने आपको बताया कि संभवतः मैत्रक वंश के शासक रहे हों, लेकिन ये माना जाता है कि ह्वेनसांग द्वारा इसी बालादित्य का वर्णन किया है जिसने कि मिहिरकुल को परास्त किया था। हम देखते हैं तो जो यूनानी लेखक काशमस आता है उसने भी 530 ईस्वी के आसपास पश्चिमी भारत के बंदरगाहों की यात्रा किया था और वो लिखता है अपने यात्रा संस्करण में कि उसके यात्रा के समय भारत के उत्तर में श्वेत हूणों का राज था और उनका राजा गुल्लाश था जो युद्ध में जाते समय अपने साथ 2000 हाथियों और घुड़सवारों की बड़ी सेना ले जाता था। वो भारत का स्वामी था और लोगों को सताते हुए उन्हें कर देने को बाध्य करता था। ऐसा ह्वेनसांग ने इसके बारे में लिखा है। हम देखते हैं कि गोल्लास का जो उसने डिटेल दिया है वो मिहिरकुल से ही संबंधित रहा है। कासमास द्वारा ये भी बताया गया है कि इसने मध्य भारत के एक नगर ग्वालियर पर भी अपना घेरा डाला था और उसके ऊपर अपना अधिकार कर लिया था और यहाँ से चूंकि उसका ग्वालियर का अभिलेख मिलता है तो इस विवरण की पुष्टि होती है कि हूण राज्य ने ग्वालियर पर भी अपना अधिकार कर रखा था और इसी विवरण से पता चलता है कि हूण मूल रूप से सिंध के पश्चिमी सीमा के निवासी रहे हैं, किंतु बाद में मिहिरकुल द्वारा उत्तर भारत के विशाल राज्य पर राज्य किया गया था। 1518 ईस्वी के पास बैतूल दान पत्र में गुप्तों का जो उल्लेख हुआ है उसमें से मिहिरकुल की तिथियों का कोई वर्णन नहीं है, तो इससे पता चलता है कि उसके बाद मिहिरकुल का भारत में शासन नहीं रहा है। कल्हड़ की जो राजतरंगिणी पुस्तक है उसमें भी मिहिरकुल के अत्याचारों का काफी उल्लेख मिलता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि विभिन्न जो स्रोतों से हमें इतिहास मिहिरकुल के बारे में मिलता है कि मिहिरकुल अपने राज्याभिषेक के 15 वर्षों तक विभिन्न स्थानों को जीत करके उत्तरी भारत को अपने प्रभुसत्ता में लेता है और ग्वालियर के लेख में अपने को महान पराक्रमी और पृथ्वी का स्वामी बताता है। 1515 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक का जो उसका काल रहता है वो उत्कर्ष का काल रहता है। इसके पश्चात उसके पतन और पराजय का जो है युग प्रारंभ होता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग के विवरण और मंदसौर के अभिलेख इस बात की पुष्टि करते हैं कि मिहिरकुल बालादित्य और मालव नरेश यशोधर्मन के हाथों बुरी तरह से परास्त हुआ था और उत्तरी भारत से उसे उखाड़ फेंका गया था। मिहिरकुल ने बालादित्य के परास्त होने के बाद भी हम और भी देखते हैं तो 6ठी शताब्दी ईस्वी में 1530 ईस्वी के लगभग मिहिरकुल मालवा के उस समय के जो प्रतापी शासक हैं यशोधर्मन उनके द्वारा भी परास्त होता है। मंदसौर का जो अभिलेख है उसको बहुत ही काव्यात्मक ढंग से लिखा है और उसमें ये लिखा है जिसने भगवान शिव के सिवाय किसी और के सामने अपने मस्तक को नहीं झुकाया था, जिसकी भुजाओं के आलिंगन से हिमालय व्यर्थ में ही अपने दुर्गम होने का अभिमान करता था। ऐसे मिहिरकुल के मस्तक को अपने बाहुबल से यशोधर्मन ने झुकाकर उसे पीड़ित
किया था और उसके बालों के जूट या फूल से अपने पैरों की वंदना कराई थी। मंदसौर लेख में मिहिर कुल को सर्वप्रथम पराजित करने का श्रेय यशोधर्मन को दिया गया है, लेकिन ये फिलहाल सही नहीं माना जाता है क्योंकि वो इससे पहले बालादित्य से पराजित हो चुका था। लेकिन मंदसौर अभिलेख इस बात की पुष्टि जरूर करता है कि बालादित्य के बाद उसको मिहिर कुल को यशोधर्मन ने भी पराजित किया था। और इस अभिलेख से ये भी पता चलता है कि जिस समय यशोधर्मन ने मिहिर कुल को पराजित किया था उस समय वो कश्मीर का शासक रहा है, अर्थात बालादित्य से पराजित होने के बाद ही जब उसने कश्मीर में अपना शरण लिया था और वहां की राजा की हत्या किया था, तो ये निश्चित रूप से पहले उसे बालादित्य ने पराजित किया था, इसके पश्चात ही वो यशोधर्मन से पराजित हुआ था। ह्वेनसांग के विवरण से यह भी पता चलता है कि पराजित होने के पूर्व, बालादित्य से पराजित होने के पूर्व मिहिर कुल उत्तर भारत का या संपूर्ण उत्तर भारत का शासक रहा है। 1532 ईस्वी का जो मंदसौर का अभिलेख है, 532 ईस्वी का जो मंदसौर का अभिलेख मिलता है, उसमें पता चलता है कि यशोधर्मन ने उत्तर और पूर्व के राजाओं को परास्त करके राजाधिराज परमेश्वर की उपाधि को धारण किया था। यहाँ पर उत्तर भारत के राजाओं में चूंकि मिहिर कुल भी सम्मिलित रहा है, तो निश्चित रूप से यशोधर्मन द्वारा उसे परास्त किया गया होगा। और यह भी माना जाता है कि मिहिर कुल की ये अंतिम पराजय थी और इस पराजय के पश्चात उसकी शक्ति का पूर्ण रूप से विनाश हो जाता है और इसी प्रकार से मिहिर कुल का विनाश करके यशोधर्मन द्वारा देश को एक महान विपत्ति से बचाया जाता है। मिहिर कुल को धार्मिक दृष्टि से अगर देखते हैं तो उसे शैव धर्म का मत अनुयायी माना गया है और उसे बौद्ध धर्म का घोर शत्रु माना गया है। कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार उसने श्रीनगर में भगवान शिव का एक मंदिर बनवाया था और वो अत्यंत क्रूर और रक्त पिपासु शासक रहा है। कल्हण ने उसकी तुलना विनाश के देवता से किया है। इसी प्रकार से जैन लेखकों ने उसे दुष्टों में प्रथम माना है। इतने से ऐतिहासिक लेखों से पता चलता है कि निश्चित रूप से मिहिर कुल एक अत्यंत क्रूर शासक रहा है, जिसके शासनकाल में उसकी प्रजा या उसके आस पड़ोस के राजा निश्चित रूप से उसकी क्रूरता से प्रभावित रहे हैं। हम भारत के इतिहास में देखते हैं तो मिहिर कुल के पराजय के पश्चात पूर्ण शक्ति भारत में थोड़ी सी अपनी बची कुची स्थिति में अवश्य रहती है, लेकिन इसके बाद हूणों का कोई ऐसा शासक नहीं होता है जिसने कि भारत की शक्तियों में अपना नाम अंकित कराया हो। इस वीडियो में हमने आपको मिहिर कुल के बारे में बताया है। अगले वीडियो में हम आपको भारत में हूण आक्रमण का कारण या प्रभाव और उनके पतन का कारण बताएंगे। धन्यवाद।